सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा नेटिंग का अप्रोच के ही बेस्ड है, बट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्लोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू द एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ये सबसे पहले हमें गिवन है EBIT, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। ये है 6 लाख। उसके बाद 12.5% हमें डेप्ट पे इंटरेस्ट देना है और जो कि डिबेंचर्स है हमारे 16 लाख के। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट के नॉट जिसको हम बोलते हैं, जो हम हमेशा निकालते थे। कैसे निकालते थे हम? EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ अ फर्म, बी से डिवाइड करते थे। इसका फॉर्मूला होता था EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ अ फर्म। इस तरीके से निकालते थे, इंटू में 100। हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते थे और ये निकल कर आता था। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमें के नोट जो हम निकालते थे वो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट हमें दे दिया है और वो कितना है 15%। ठीक है, अब ये तो हमें दे दिया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, क्या निकालना है। आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना अब की बार आपको। पहले हम क्या निकालते थे, वैल्यू ऑफ अ फर्म और हमारा के नोट। के नोट हमें दे दिया है, हमसे कह रहा है कि अब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ, मतलब अब आपको के ई बताना है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, के नोट और के ई में कभी कभी हम सोचते हैं, हम ना कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कैपिटलाइजेशन रेट जो आपको गिवन है आप इसको ही के ही मान सकते थे और सिंपल सॉल्यूशन कर सकते थे। ऐसा हो जाता है, कंफ्यूज अगर हम हो जाते हैं तो हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कह क्या रहा है और हमसे मांग क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप क्या करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और वो हमसे क्या निकलवा रहा है। हमसे है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स के ई निकलवा रहा है। ठीक है, यूजिंग नेट इनकम अप्रोच व्हाट विल बी द, अभी देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, इससे पहले कॉस्ट कुछ आया था, अब कितना आ रहा है। जैसे कि कुछ अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द फर्म इंक्रीज इट द डेप्ट बाय ₹4 लाख। अगर कंपनी 4 लाख से अपने डिवेंचर्स बढ़ा देती है तब कितना होगा, आपको रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। दोनों केसेस करने हैं। पहले 16 लाख डिवेंचर्स है, लेकिन अगर 16 लाख से डिवेंचर 4 लाख बढ़ जाते हैं तो कितना होगा, आपको दोनों केसेस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है, यानी कि के ई निकालना है। अब ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी। अगर यहाँ पे बाय और टू होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। बाय है इसका मतलब 4 लाख से बढ़ गया, यानी कि पहले 16 था, 4 अब हो गए तो कितना हो गया टोटल 20। अगर यहाँ लिखा रहता 2, इसका मतलब ये इतना घट के इतना हो गया, मतलब ओवरऑल हमें दिया होता, हमें प्लस या माइनस नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पे बाय है तो बाय मतलब होता है इतने से बढ़ गया इतने से घट गया, तो उसमें आपको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या निकालना है, के ई निकालना है। तो देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, करना आपको सेम वही है, आपको स्टार्टिंग सब कुछ वही करना है, बस इसमें जो हमें निकालना है वो देखेंगे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है और बाकी सब कुछ बहुत आसान है। तो ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम वही फॉर्मेट बनाएंगे, 2 कॉलम बनेंगे। एक तो यही एग्जिस्टिंग वाला जिसमें 16 लाख डिवेंचर्स है और वो, और जिसमें हमारा डिवेंचर 4 लाख से बढ़ गया है। ठीक है, तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ पर्टिकुलर्स रहेगा और बाकी हम फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये देखो इस तरीके से हमने फॉर्मेट बना लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे EBIT। EBIT क्या होता है, हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आपको बुक में गिवन है और ये है 6 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख और यहाँ पे भी लिखेंगे 6 लाख, दोनों को साथ लेके चलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि पहले एक सॉल्व करेंगे फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको टाइम पे फोकस करना है, टाइम आपका सेव होना चाहिए। ठीक है, अब हम लेस करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब आपको डिवेंचर्स जो गिवन है वो है यहाँ पे, उन पे जो रेट है वो 12.5% है। तो 16 लाख डिवेंचर्स आपके पास हैं तो उन पे 12.5 इंटरेस्ट कितना आएगा, और फिर वो आपके डिवेंचर 4 लाख से बढ़ गए तो कितना हो गए 20 लाख। तो 20 लाख इंटू 12.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। तो इन दोनों को यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे। देखो ये हमने यहाँ लिख लिया है, ये कितना आया 2 लाख आया। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे जब हमारे डिवेंचर्स जो हैं 4 लाख से बढ़ गए, तो 16 थे अब कितने हो गए 20 हो गए, तो 20 लाख का निकालेंगे 12.5% और ये आएगा हमारा 2.5 लाख। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ये तो सिंपल 4 लाख आ जाएगा और ये आएगा 3,50,000।
ये हो गया आपके लिए जो ये निकल के आया। ये क्या है, मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये ऊपर हो गया अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। ये वही है, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। अब देखो इसके बाद हम क्या करते थे, अपना कैपिटलाइजेशन रेट लिखते थे। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमें गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे के नॉट। हमें जो के नॉट गिवन है यानी कि ओवरऑल जो कॉस्ट गिवन है हम वो लिखेंगे। ओवरऑल कॉस्ट कितना गिवन था हमें, 15%। हम यहाँ लिखेंगे 15%। अब ध्यान से यहाँ से समझना है हमें किस तरीके से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ये हो गया 15%। अब आपको क्या निकालना, वैल्यू ऑफ अ फर्म। हमने एक तरीके से उस स्टेप को स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए हैं तो वैल्यू ऑफ अ फर्म आएगा अब यहाँ पे। अब वैल्यू ऑफ अ फर्म कैसे निकलता था, दोनों को ऐड करते थे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू डिबेंचर। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ अ फर्म हम निकाल सकते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, EVIT डिवाइडेड बाय के नॉट। अगर आप इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो भी हम वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे और पहले वैल्यू ऑफ फर्म हम निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 40 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 लाख और इसका भी सेम यही आएगा। अर्निंग वही है हमारे पास 6 लाख और आपको के नॉट 15% ही गिवन है। तो ये आ गया 40 लाख, दोनों में सेम आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म आने के बाद हम अब लेस करेंगे वैल्यू ऑफ डेब्ट। अगर आप वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेब्ट घटा देंगे तो जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो आपको क्या बचेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ही तो बचेगा, है ना। तो हम यहाँ पे ये स्टेप करेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म आपको निकल गया है। अब हम यहाँ पे लेस करेंगे वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैल्यू ऑफ डेब्ट आपको पता है कितना डेब्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमें डिवेंचर्स गिवन थे 16 लाख और 20 लाख, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया है और हमें ये मिल गया 24 लाख और 20 लाख। तो ये 24 लाख है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और ये जो 20 लाख है ये भी क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना बहुत आसान हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स KE, और ये कैसे निकलेगा, जो भी हमारी अर्निंग्स अवेलेबल हुई है शेयर होल्डर्स के लिए, जो भी आपकी अर्निंग है शेयर होल्डर्स के लिए, ये यहाँ पे है, मैंने ये एरो लगा दिया। ये जो अर्निंग्स है ये कहाँ बटेगी, शेयर होल्डर्स की अर्निंग है और ये बटेगी हमारे इक्विटी वालों को। तो इक्विटी वाले कौन है, ये रही। तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका जो कॉस्ट है इक्विटी का वो आपको मिल जाएगा। तो ये है, यहाँ लिखेंगे अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स को अर्निंग अवेलेबल है उनको डिवाइड करेंगे हम इक्विटी से, वैल्यू ऑफ इक्विटी से। अब आप इसे डिवाइड कर दो, 4 लाख और 24 लाख, आप इनको डिवाइड करो, ये कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 16.67 लगभग इतना आएगा। परसेंट लगा लेंगे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में देना होता है कॉस्ट। ऐसे अब आप 3,50,000 को डिवाइड करेंगे इससे 20 लाख से, तो ये मिलेगा आपको 17.5%। तो ये निकल कर आया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखा आपने कैसे हमें कैलकुलेट करना है, सेम आपको सारा प्रोसेस वही करना है, लेकिन जो यहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन रेट लिखते हैं वो नहीं लिखना है, आपको के नॉट लिखना है और वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए EBIT डिवाइड बाई के नॉट करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये इंटू 100 कर लेना, 15% है तो डिवाइड 15 इंटू में 100। ठीक है, 15% है इसलिए ये आ गया फर्म वैल्यू का। उसके बाद आप लेस कर देंगे उसमें वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैल्यू ऑफ डेब्ट इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ फर्म निकलता था जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर दोनों को प्लस करते थे तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकलता था। अब वैल्यू ऑफ फर्म हमें मिल गया यानी कि V हमें मिल गया, और हमें डिवेंचर हमें पता है, अगर V में से D को इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा E, यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल कर आएगा E। जब आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया बस उसके बाद तो आसान हो गया इसका कॉस्ट निकालना। कॉस्ट कैसे निकालना है, जो भी अर्निंग्स आपको शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है आपको उसको डिवाइड कर देना वैल्यू ऑफ इक्विटी से, देन आपका कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो यही था हमारा जो ट्विस्ट, जो मैं बोल रही थी कि इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन होता था, लेकिन गिवन होने था तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट निकालते थे, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि KE हमें निकालना था। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक कमेंट करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे यहाँ हम लिखेंगे
द ओवरऑल कॉस्ट, द यहाँ पे आप ऐसे लिखो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है अंडर नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच से हमने कैलकुलेट करा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकला था, इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.67%। इफ अगर क्या करते हैं फर्म अपने डिबेंचर्स को 4 लाख से बढ़ाते, इफ द फर्म increases the debentures by 4 lakh, then cost of equity KE is कितना है वो 17.5%। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे यहाँ पे लिखेंगे और लिखना आपको ज़रूरत है कि आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिले। जो भी एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करता है, कैलकुलेशन करना आसान होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट आप क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपका मेन फोकस एग्जामिनर का यही रहता है कि क्वेश्चन आपने किस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रेजेंट करके साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन पूरे फॉर्मेट के साथ, और नीचे लास्ट में जो भी कंक्लूजन निकलता है आपको कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक इसलिए क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो हमारे नेट इनकम अप्रोच पे बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखो, यहाँ पे लिखा हुआ नेट इनकम अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट है क्वेश्चंस वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर की 3-4 थ्योरी हैं, हर एक थ्योरी को पहले हम करेंगे, कवर करेंगे कि उसमें क्या कह रहा है, और उसके बाद हम हर एक थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे। तो हमने नेट इनकम अप्रोच की थ्योरी देखी थी लास्ट लेक्चर से लास्ट में, और उसके क्वेश्चंस करें। अब हम स्टार्ट करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम, देन हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।